मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना और अन्य कार्यों के लिए भी हम लोगों ने यह व्यवस्था इसमें की है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है कि हमें औद्योगिक निवेश के लिए रिफॉर्म पर, परफॉर्म पर और ट्रांसफॉर्म पर ध्यान देना पड़ेगा और प्रदेश सरकार अक्सर से उसका पालन करते हुए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ साथ सिंगल विंडो सिस्टम, जिसमें लगभग 500 से अधिक किले हम एक सिंगल विंडो के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। निवेश सारथी पोर्टल बना करके हम लोगों ने निवेशकों को सुविधा उपलब्ध की है कि एमओयू की मॉनिटरिंग एक पोर्टल के माध्यम से हो, उन्हें केवल एक बार आवेदन करना है और वे समय समय पर उसको वॉच करें और एक समय सीमा के अंदर उनको सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान और ओडीओपी की योजना की सफलता हम सब जानते हैं। यह न केवल उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है बल्कि उत्तर प्रदेश में व्यापक रोजगार का आधार भी बनी है और इन योजनाओं के कारण प्रदेश में जो नया माहौल बना है, इसके कारण आज प्रदेश में 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के हमारा जो एक्सपोर्ट है वह लगभग प्रदेश से हम लोग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने में सफल हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में हम लोगों ने निवेश के 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 60 लाख से अधिक नौजवानों को अपने ही प्रदेश में नौकरी उपलब्ध कराने में हमें मदद मिली है और ये प्रदेश के अंदर ये कार्य हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मित्र योजना के अंतर्गत हरदोई में एक मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए, हरदोई व कानपुर में एक मेगा लेदर क्लस्टर डेवलप करने के लिए, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे ये सभी हमारे ऐसी योजनाएं हैं जिनको हमारी सरकार आगे बढ़ा रही है। 10 जनपदों में संत कबीर के नाम पर, महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार संत कबीर दास जी के नाम पर 10 जनपदों में टेक्सटाइल पार्क पीपीपी मोड पर बनाने की एक बड़ी योजना को भी इस बजट में हमने घोषणा की है, जो संत कबीर के नाम पर होंगी और जो 2 लेदर पार्क बनेंगे संत रविदास जी के नाम पर बनेंगे। इन दोनों को भी हम संत रविदास जी को समर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सूक्ष्म यानी एमएसएमई के सेक्टर में जो उद्यमी यहां यूपी के अंदर निवेश किए हैं या जिन लोगों ने अपने अपने यूनिट लगाई है, यूपी एमएसएमई का सर्वाधिक यूनिट रखने वाला राज्य है। लगभग 1 करोड़ यूनिट यूपी के पास है। हम लोगों ने उन्हें एक सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है, 5 लाख का है और ये स्कीम यूपी के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हो रही है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए उसी का परिणाम है कि बीमारू राज्य से उभर करके आज हम लोग देश की अर्थव्यवस्था के ब्रेकर नहीं बल्कि एक ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक पहचान बनाई है। ऊर्जा के बारे में यहां पर मेरे सहयोगी आपके सामने बहुत यहां पर विस्तार से अपनी बात को यहां पर ऊर्जा की डिमांड के सामने जब उन्होंने यहां प्रस्तुत किया था उसके बारे में उन्होंने विस्तार से चर्चा की है, उसके बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। महोदय, एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश की मुख्य आधार रही है, हमारी पहचान है। अन्नदाता किसानों के बल पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के पेट को भरने का अन्न हमारा अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश से देने का प्रयास करता है और उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम भी आज हम सबके सामने आ गया है। 2016-17 में जो किसान आत्महत्या करता था उसे बिजली नहीं मिलती थी, सिंचाई की सुविधा नहीं थी, कर्ज तले दबा था, अच्छा बीज नहीं मिल पाता था, टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती थी, विकास की दर, कृषि विकास की दर 8.6 से कम थी। आज वही
थोड़ा सा हमने उसे फैसिलिटेट किया कि वही अन्नदाता किसान आज उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि विकास की दर को लगभग 14% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। हमने पहला ही बजट अपना किसानों की कर्ज माफी से प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, सॉइल हेल्थ योजना, प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को देने जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते 23-24 में बढ़कर के 28.31 लाख मीट्रिक टन हो गया है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी हमारे यहां 2.5 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं और 80,000 करोड़ रुपए अब तक डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खातों में सीधे पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी अकेले 24-25 में माह दिसंबर तक 28.25 लाख कृषकों द्वारा 19.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल बीमा कराया गया और जिसमें 9.33 लाख बीमित किसानों को 495 करोड़ 41 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुआ है। और गन्ना उत्पादन किसानों को अगर हम देखें 2017 से अब तक 2,73,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। 1995 से 2017 के बीच में 22 वर्षों में जो कुल भुगतान हुआ है उससे 60,000 करोड़ रुपए अधिक के भुगतान अकेले मात्र 7.25 वर्ष में हमने किया है। आज 119 चीनी मिलें क्रियाशील हैं। चीनी मिलों की दैनिक पेराई 17 से पूर्व 7.5 लाख टीसीडी थी, आज वो बढ़कर के 8.26 लाख टीसीडी हो गई है। और इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना, 6 चीनी मिलों का पुनर्संचालन, 38 चीनी मिलों की क्षमता विस्तार करने में सफलता प्राप्त की है और इसके माध्यम से लगभग 1.25 लाख नए नौकरी इसके माध्यम से हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके साथ ही 285 नई खांडसारी इकाइयों की स्थापना हुई है जिसके माध्यम से लगभग 42,000 नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ है। और इस बार हमने बजट में बागपत है, छाता है, इन सब की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया है। बजट में इसका प्रावधान किया गया है। अन्नदाता किसानों के बल पर ही उत्तर प्रदेश ने 2017 में जो कुल एथेनॉल उत्पादन होता था वह 42 करोड़ लीटर था और 23-24 में बढ़कर के 177 करोड़ लीटर हो गया है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक अच्छा प्रयास किया है। गेहूं खरीद के बारे में जो आप चर्चा कर रहे थे, 12 से 17 के बीच में जो कुल गेहूं का खरीद हुआ था 19 लाख लोगों से 94.38 लाख मीट्रिक टन गेहूं का खरीद हुआ था। ये बिचौलियों के माध्यम से हुआ था, किसान से सीधे नहीं हुआ था, जिसमें 12,808 करोड़ रुपए ये बिचौलियों को दिए गए थे, किसान को प्राप्त नहीं हुए थे। और 17 से लेकर के 24 के बीच में हम लोगों ने 19 यानी अगर आप देखेंगे 19 लाख किसानों से आपने खरीदा था, हमने 49 लाख किसानों से 49,69,000 किसानों से खरीदा है। और वह आप खरीदते थे कुल 94 लाख, हमने खरीदा है 233,99,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। और इसके बदले में किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से 43,424 करोड़ रुपए, यानी उसकी तुलना में लगभग 3.5 गुना अधिक भुगतान हमने अन्नदाता किसान के खाते में किया है। धान का क्रय अगर आप देखेंगे 12 से 17 के बीच में किसान से सीधे प्रोक्योर नहीं होता था, यह सभी होता था बिचौलियों के माध्यम से। और आपने 14,87,000 किसानों से खरीदा था 123 लाख मीट्रिक टन और इसमें 17,190 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था उन बिचौलियों को।
लेकिन 17 से 24 के बीच में हमारी सरकार ने जो अन्नदाता किसानों से खरीदा था 69,82,716 किसानों से हम लोगों ने खरीदा है 456.86 लाख मीट्रिक टन, जो आपसे 3 गुना ज्यादा है। और इसके साथ ही 88,746 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। जो भुगतान आप किए हैं उससे 5 गुना अधिक भुगतान है। यह दिखाता है कि लागत का 1.5 गुने से अधिक दाम हमने अन्नदाता किसान को पहुंचाने का काम किया और ये पैसा डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के बीच में गया है। बाजरा की खरीद सरकार लगातार किसानों से कर रही है। इसमें भी अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसा जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार ज्वार की खरीद भी हुई है। मक्का की खरीद भी सरकार सीधे अन्नदाता किसानों से कर रही है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 60,000 महिलाओं को, महिला स्वयंसेवी समूह को सीडलिंग की व्यवस्था के साथ जोड़ने का काम किया गया है। और मैं बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि अन्नदाता किसान को उन्नत नस्ल का बीज प्राप्त हो, इसके लिए प्रदेश में हम लोग लखनऊ में कृषि विभाग के द्वारा, इस कृषि विभाग की स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में अन्नदाता किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज और समृद्ध कृषि के लिए प्राप्त हो सके, इसके लिए 251 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। और यह जो बीज पार्क होगा, जो सीड पार्क होगा, यह हम किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को समर्पित कर रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए यह सीड पार्क उनके नाम पर हम लोग यहां पे लखनऊ में बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही महोदय, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के साथ साथ 26 जनपदों को यूपी एग्रीज के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए के निवेश एक नए प्रस्ताव के साथ सरकार सामने आई है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अन्नदाता किसानों के हित के लिए एक बड़ी स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। हर मंडी में, खासतौर पर जनपद स्तर की मंडी में पहले चरण में हम लोग करेंगे, या जनपद की जो प्रमुख मंडी होगी, माता सबरी के नाम पर कैंटीन की व्यवस्था, जहां पे सस्ते में अन्नदाता किसानों को चाय मिल सके, भोजन की सुविधा मिल सके। और यह व्यवस्था हम लोग इस बार से लागू करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से हम लोगों ने 2019 में बटाईदार किसान और किसान फैमिली के साथ साथ बटाईदारों को भी शामिल किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार के बजट में भी हमने 1,050 करोड़ रुपए की व्यवस्था कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए अन्नदाता किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश में जो आप बार बार निराश्रित गोवंश के बारे में टिप्पणी करते हैं, यह तो हर व्यक्ति जानता है कि यह गोवंश किसका है। दूध आप पीते हैं और सड़कों पे छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने दायित्व का निर्वहन करके गौ माता को सड़कों पर भटकने नहीं देंगे। हमने उनको लिए गौ आश्रय स्थल बनाए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में। 713 गौ आश्रय स्थलों को हम लोगों ने अब तक संचालित किया है, जिसमें 12,50,000 से अधिक गोवंश आज के दिन पे संरक्षित है। और इसके साथ साथ पशुपालकों को भी 1,05,000 गोवंश हमने 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गोवंश हमने उन्हें सुपुर्द किया है, जिसमें हम पर गोवंश 50 रुपये पर डे का, यानी 1,500 रुपये हर महीने उस किसान को उपलब्ध करवाते हैं एक गोवंश पर। और एक को 4 तक गोवंश रखने का अधिकार हमने दिया है, निराश्रित गो आश्रय स्थल पर दिया है। और इस बार निराश्रित गोवंश के लिए भी हम लोगों ने 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित किया है। महोदय, शिक्षा ये और स्वास्थ्य ये मानव पूंजी की पोटेंशियल है, और इसलिए हमारी सरकार ने आने के बाद से एक नियोजित तरीके से इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। शिक्षा है, रोजगार है, उद्यमिता, ये सभी विषयों को प्राथमिकता के आधार पर लेने का काम किया है।
मैं इस विषय पे खासतौर पर कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऑपरेशन कायाकल्प की स्कीम हमने 2017 में प्रारंभ की थी और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 95% से अधिक विद्यालय इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। अच्छे फ्लोरिंग की व्यवस्था है, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, सोलर पैनल है, डिजिटल लाइब्रेरी है और भी अन्य सुविधाएं वहां पर देने की व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छे वो बने हैं। बेसिक शिक्षा परिषद यानी ये उन सभी विद्यालयों में हुआ और इस बार भी हमने बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है और प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट स्कूल के रूप में उन्हें बदलने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में की है। हमारा युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है। उस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एनसीसी का प्रशिक्षण, इसके लिए एनसीसी की एकेडमी की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। हमने बजट की व्यवस्था जो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है और साथ साथ जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक हैं, खासतौर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उसमें न्यू एज कोर्सेज को, जो नई तकनीक से जुड़े हुए कोर्सेज हों, उनको हम लागू कर सके। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में या आज की उस तकनीक को 3D प्रिंटिंग के बारे में, अन्य उस सभी तकनीक के बारे में हमारा युवा जान सके, इसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसके लिए भी यहां पर प्रस्तुत की है। आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था यहां पर बजट में उसका प्रावधान किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रोजगार हमारे युवाओं को प्राप्त हो, हर हाथ को काम मिले, इस सरकार की प्राथमिकता का विषय है और इसीलिए हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हम लोगों ने उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने और सख्त कानून बना करके इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए हैं। और इसके लिए इस बार हम लोग, चाहे वह पहले चरण में हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, एमएसएमई सेक्टर को नया जीवन दान देते हुए, एक नई पहचान देते हुए 2 करोड़ से अधिक युवाओं को उसके साथ जोड़ने में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से नए रोजगार का सृजन करने, निवेश के माध्यम से नए रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की, तो साथ साथ इस बार हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए, जिन जनपदों में अब तक कोई भी निवेश की संभावना नहीं थी, यद्यपि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से चीजें हमें देखने को मिली है कि हर जनपद में किसी न किसी सेक्टर में निवेशकों ने निवेश किया है, हर जनपद में किया है। और इस बार हम लोगों ने 100 एकड़ के एक ऐसे क्षेत्रफल में, जिसको हम पीपीपी मोड पर लेकर चलेंगे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की कार्रवाई, जहां पे रोजगार सृजन के लिए हम कार्य कर सकें। और इस बार इस पूरी योजना को हम सरदार पटेल जनपदीय एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में इसे डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम इस स्कीम को यहां पे लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की कार्रवाई के लिए बजट का प्रावधान किया है। श्रद्धेय अटल जी की स्मृति को यह समर्पित है और उन्हीं के नाम पर यह स्थापित भी होंगे। प्रदेश सरकार ने अभी यहां पे, माननीय सदस्य भी बार बार चिंता व्यक्त करते हैं, यहां पे अपनी बात को कहते हैं, और अभी हम महाकुंभ के अवसर पर भी गए थे। हम लोगों ने कहा था कि अब जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, आउटसोर्सिंग
कर्मियों के शोषण का, कि आउटसोर्स कंपनी सरकार से सर्विस चार्ज भी लेती है लेकिन साथ साथ कर्मचारियों का भी दोहन करती है। अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक कारपोरेशन गठित करेंगे, कारपोरेशन के माध्यम से इन कर्मचारियों की नियुक्ति देंगे और न्यूनतम वेतन 16 से 18 हजार करोड़ उन कर्मचारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगा। शोषण से मुक्त एक व्यवस्था देने का काम करेंगे और यह कार्य सरकार इसी वर्ष इसको प्रारंभ करने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत भी 427 करोड़ रुपए की व्यवस्था युवाओं के प्रशिक्षण के लिए की है और एक प्रदेश में वन आच्छादन और पर्यावरण की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए औद्यानिक फसलों को आगे बढ़ाने के लिए मानकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का पहला होगा, इसको भी हम स्थापित करने जा रहे हैं और एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास स्कीम हम लोग लागू कर चुके हैं। इसके लिए व्यवस्था की गई है। अब तक जो हम लोगों ने 24 जनवरी से इस स्कीम को लागू की है और मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि अपने अपने जनपदों में जाएं तो उन युवाओं के साथ संपर्क करके उनको थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे तो उनका संबल बढ़ेगा और वे प्रदेश के विकास में और अच्छा योगदान देंगे और नए रोजगार का सृजन भी करेंगे। 24 जनवरी को हम लोगों ने स्कीम को लॉन्च की और अब तक 96,000 युवाओं ने आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। 16,000 मामलों यानी ये लगभग अब तक 25,000 स्वीकृत हो चुके हैं और 6,000 से अधिक को अब तक ये ऋण भी वितरण किया जा चुका है। इनका प्रशिक्षण हो रहा है और मेरा ये मानना है कि हमारा युवा इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा महोदय और नए रोजगार का सृजन भी करेगा।